सिर पर गुरखा हैट, बगल में खुखरी। ठीक पहचाना आपने, ये हैं गुरखा राइफल्स के सूरमा, जिन्होंने अपने संकल्प और दृढ़ निश्चय से बहादुरी की कितनी ही गाथाएं और कहानियां लिख दी हैं। इनके कमांडर हैं इस समय कैप्टन एजी कुंडालकर। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। बातों के बादशाह जसदेव सिंह हैं आज हमारे साथ प्रोग्राम गुफ्तगू में। स्वागत है आप सभी का इस प्रोग्राम गुफ्तगू में। मैं हूं इरफान। स्वागत है जसदेव सिंह जी। शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइए, जसदेव जी के करीब करीब आधी सदी गुजर चुकी है जी। कई पीढ़ियां जवान हो चुकी हैं आपकी आवाज़ सुनते हुए। ये एहसास कैसा लगता है आपको जब आपने आप पीढ़ियों को जवान कर दिया? काश मेरे लिए भी कहा होता कि आप भी जवान हो जाए। जी, आप तो बिल्कुल जवान हैं और हमेशा जवान बने रहें। नहीं, शुक्रिया। अब ये तो एक कला है, जो है फन है, आर्ट है, लगन चाहता है। अगर आप दिल से इसमें लग जाएं, आपको कामयाबी मिलेगी निश्चित तौर पर। ये जहाँ मैं और आप इस वक्त बैठे हैं वो मंच है बातचीत का। आपने खुद फरमाया गुफ्तगू ऐसी हो कि सुनने वाले को भी एक उसका मज़ा आए, आनंद आए, और जो बातचीत कर रहे हैं यहाँ मैं और आप, उस गुफ्तगू में कुछ ऐसा मिले कि हमारे जो श्रोता हैं, दर्शक हैं, वो कहें कि हाँ, खूब सुना। देखिए, जसदेव सिंह का नाम जब आता है तो एक संस्था, कमेंट्री की, आंखों देखा हाल की एक संस्था जसदेव सिंह के रूप में दिखाई देती है। लेकिन जब आप देखते हैं कि आपके बाद कमेंट्री की कोई दूसरी पीढ़ी आपको दिखाई देती है? अगर आप साफ साफ सुनना चाहते हैं तो मुझे कोई पीढ़ी नज़र नहीं आती। ये काम मेहनत का है। अफसोस ये है कि हमारे यहाँ जो संस्थाएं हैं, ख़ास तौर पर सरकारी, और जो प्राइवेट चैनल्स भी आ गए हैं, अभी तक मुझे अफसोस है किसी ने ये नहीं सोचा कि ये जो स्पोकन वर्ड जिसको कहा जाता है, बोलचाल की भाषा जो कही जाती है, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। ऐसे ऐसे अल्फाज सुनने में आते हैं कि अफसोस होता है क्या हमारी ज़बान इतनी गिरी हुई है। और मैं दावे से कहता हूँ कि भले ही लोग उस ज़माने में, जब मैं चाहता था कि काश मैं हिंदी में कमेंट्री करूँ, मैं उर्दू पढ़ा हूँ, मैंने हिंदी ज़िंदगी में किसी से नहीं पढ़ी, लेकिन जो लगन मेरे अंदर थी महात्मा गांधी के फ्यूनरल की कमेंट्री सुन के, स्वर्गीय मेलविल डिमेलो द्वारा, जो कि एक महान कमेंटेटर थे, कि मैं हिंदी में कमेंट्री करूँगा, उस वक्त मुझे ख़ुद को भी लगा था कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है, चुनौती है। लेकिन वही है कि अगर आप लगे रहें तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। कमेंट्री क्या है? एक तरह से गाथा है, कहानी है। जो कुछ आपके सामने हो रहा है, आप उसको किस तरह से उसका बखान करते हैं कि वो सुनने वाले और देखने वाले भी कहें कि वाह, पूरी बात हमको बता दी। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह का रोज़ा मुबारक बिला तफरीक मजहब व मिल्लत, बनी और इंसान का मरकज अक़ीदत है, मुसीबत ज़दों के लिए जाए पनाह है, अहले हाजत के लिए गंजीना मुराद है। अब कोई जलसा ले लीजिए आप, आज़ादी का दिन ले लीजिए आप, कई मौके ऐसे भी आए जब गमों की लहर दौड़ गई, मुझे कमेंट्री करनी पड़ी नेहरू जी के जनाजे की, अंतिम यात्रा की, उसके अलावा राजीव जी की, ये कुछ ऐसी कमेंट्री, शास्त्री जी की, कि आंखों से आंसू रोकना मुश्किल हो जाता था। लेकिन मैं एक कमेंटेटर को सिर्फ कैमरा मानता हूँ, और कैमरा आंसू नहीं बहाता, कैमरा जो कुछ देखता है वो बताता है। और एक कमेंटेटर जो है, जाहिर है कि वो देखेगा, उसकी आवाज़ पर असर हो सकता है, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि उस गाथा को वो इस तरह से सुनाए कि सुनने वाले पे असर हो जाए, देखने वाले पे असर हो जाए, लेकिन सुनाने वाले पे असर ना हो। एक कड़वे सच को आपने जिस तरह स्वीकार किया कि अब कमेंट्री की कोई नई पीढ़ी आपको दिखाई नहीं देती, एक तरफ इस कड़वी सच्चाई को आपका बड़ी बेबाकी से स्वीकार करना, और दूसरी तरफ कमेंट्री का ये हाल। मैं तो शुरू से कहता रहा हूँ और अपने लेखों में भी लिखता रहा हूँ, और अपने जो आत्मकथा है उसमें भी मैंने लिखा है कि हमने कमेंट्री को एक कला नहीं माना,
हमने देखा कि कमेंट्री कोई भी कर लेगा, और सबसे बड़ा गुनाह करते हैं वो लोग जो कमेंट्री को लिख के और कमेंटेटर्स को सौंपते हैं। आज 26 जनवरी 15 अगस्त आपको शायद ना मालूम हो, और नहीं तो मैं बता दूं आपको कि डिफेंस मिनिस्ट्री से पूरी स्क्रिप्ट लिखी हुई आती है। अब होता क्या है, वही रेडियो वालों को मिलती है, वही दूरदर्शन वालों को मिलती है, और वही जो पीएस सिस्टम पर आम लोगों के लिए है वहाँ करते हैं, वो वही स्क्रिप्ट देखते हैं। उस स्क्रिप्ट के साथ मैंने भी कमेंट्री की है जसदेव जी, लेकिन शायद उसमें फैक्चुअली कोई गलतियां ना हो जाएं, इसके लिए आपको पदों का बहुत विस्तृत ब्यौरा या फिर वहाँ जो झांकियां दिखाई जा रही हैं उसका ब्यौरा, उसके लिए शायद वो स्क्रिप्ट का सपोर्ट ज़रूरी होता होगा। नहीं, बहुत कुछ सपोर्ट, यहाँ तो लोग पढ़ने लग जाते हैं उसे। वजह यह है कि जब तक कमेंट्री में आपकी भावना नहीं आएगी, एक शायर होता है, कवि होता है, अगर उसकी भावनाएं उसकी रचनाओं में नहीं आती हैं तो वो कविता, वो शेर आपको कभी भी मुतासिर नहीं कर सकेगा। लाखों सर इस वक्त सजदे में झुके हैं उस अल्लाह ताला के सजदे में, और न यहाँ कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न अमीर है, न गरीब है, सब एक साथ होकर खुदा को याद कर रहे हैं। वही मंजर निगाहों के सामने है जिसके लिए किसी ने कहा है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि कमेंट्री एक आर्ट है, आप देखिए और अपने शब्दों में उसकी गाथा को बयान कर दीजिए। कमेंट्री नाम की जो चीज़ है उसको हमने क्या बना दिया, स्क्रिप्ट दे के आप कमेंट्री कराते हैं। और आज भी कोई ऐसा नहीं है जो कहे कि नहीं स्क्रिप्ट मत लिखो, जाओ देखो, अपने पॉइंट्स नोट करो। मैं खुद जाता था जहाँ पर ये झांकियाँ तैयार होती हैं राजपथ पर, ये अपनी तारीफ नहीं है जी। उस ज़माने के लोग जानते हैं, मेरे घर वाले जानते हैं कि रात को 2-2 बजे तक मैं ये उसमें माथा पचाता रहता था कि इस वक्त ये जाएंगे, इनके कदम इस तरह से मिल रहे होंगे, या हाथ से हाथ, कंधे से कंधे तक उठते हुए। वो मौका कैसा होगा जब राजपथ पर इतने रेडियो की आवाज़, जूतों की आवाज़, एक साथ एड़ियाँ खड़कती हों। और ये हैं असम रेजिमेंट के जवान, 1941 में गठित, अपने आदर्श वाक्य तगड़ा रहो के अनुरूप मार्च करते हुए कमान कैप्टन नंदराज लामा के हाथ में। कर्तव्य परायणता के कितने ही कारनामों से इन योद्धाओं ने अपना इतिहास सजाया है। दाईं ओर देश के सर्वोच्च सेनापति, प्रथम नागरिक राष्ट्रपति श्री वेंकटरामन को सलामी देते हुए। उत्साह और उमंग से भरपूर संगीत की स्वर लहरियां रचाता ये बैंड है महार रेजिमेंट सेंटर और बिहार रेजिमेंटल सेंटर का। हम तो आज ये तक भी कहते हैं, दूसरे जलसों की बात कर रहा हूँ, कृपया तालियां बजाइए। मैं कमेंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, तालियां दिल से आती हैं। तालियां कहने से, कई प्रोग्राम देखता हूँ मैं रेडियो और टीवी पर, जोर से तालियां बजाइए इनके लिए। क्यों? तालियां तो दिल से आती हैं। वहाँ जाकर वही कमेंट्री का हिसाब है कि कमेंट्री आंखों में आंसू भी ले आती है। कमेंट्री भी वही होती है कि उसे लोग याद करें कि अच्छा बोल रहा था, अच्छे शब्द से, सही तरीके से उसने हमें पूरी बात बताई। अब आपके देश की फ़ौज जा रही है मार्च करती हुई, आपके देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति सलामी ले रहे हैं या ले रही हैं, और उसमें हर तरफ से एक जो जिज्ञासु निगाहें हैं वो देखना चाहती हैं कि आगे क्या होगा राजपथ की तरफ से और क्या आएगा। उन निगाहों का तो वर्णन करो। कैमरा तो दिखा देता, लेकिन लफ्ज़ों में हम क्यों नहीं बताते कि निगाहें अब उधर घूम गई हैं, या किस तरह से सिपाही जिनके सीनों पर लगे हुए ये तमगे, ये मेडल, ये बता रहे हैं कि कभी किसी ज़माने में इन्होंने लड़ाई के महाज पर, युद्ध के मैदान पर किस तरह से अपनी वीरता और बहादुरी दिखाई। राजपथ और आसपास के वातावरण में मिठास घुलता यह है 14 गुरखा ट्रेनिंग सेंटर और 58 गुरखा ट्रेनिंग सेंटर का बैंड। एक और टुकड़ी गुरखा राइफल्स की, ये टुकड़ी 39 गुरखा ट्रेनिंग सेंटर से है।
इनके सीनों पर चमचमाते ये पदक प्रमाण है इस बात के कि इन्होंने भारतीय सेना के परम इंडिया गेट के पास से मैं जाता हूँ, आप सच मानिए अब भी मैं कार भी ड्राइव कर रहा होता हूँ तो मेरा सिर झुक जाता है उन शहीदों की याद में, जिनके लिए किसी शायर ने अंग्रेजी में कहा था, व्हेन यू गो होम टेल देम ऑफ अस दैट वी गेव आवर टुडे फॉर देयर टुमारो। जब तुम घर जाओ तो उनसे कहना कि हमने उनके कल के लिए अपना आज बलिदान कर दिया। स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम गुफ्तगू में। आज हमारे साथ हैं मशहूर कमेंट्रेटर जसदेव सिंह। जसदेव जी, बातें हो रही थी कि आज कमेंट्री का स्तर इसलिए भी गिरता जा रहा है कि लोगों के पास आँखों देखा हाल बयान करने के लिए जो कल्पना शक्ति और जो एक्सटेम्पोर भाषा का इस्तेमाल है वो कम होता जा रहा है। लोग लिखी हुई स्क्रिप्ट पर भरोसा करते हैं। इस बात को जब आप कहते हैं तो खुद आप इसे कैसे लागू करते रहे बिना स्क्रिप्ट के अपने पूरे करियर में? देखिए, जब स्क्रिप्ट नहीं होती थी तो मैं खुद जाता था। मैंने 5-5, 6 रिहर्सल्स अटेंड किए हैं और शुरू में तो मुझे याद है एक बार मैं 5 बजे सवेरे राजपथ पहुंच गया जब मेरी पहली कमेंट्री की थी, जहां पर जब मैंने देखा कि एक मूंगफली वाला बैठा है, उन दिनों इतनी सिक्योरिटी नहीं थी, बिल्कुल सलामी मंच के पास कुछ सिपाही थे, वो मूंगफली चबा रहे उससे ले लेके, और मूंगफली की उस टोकरी में आपको ने भी देखा होगा अब भी सर्दियों में एक हांडी में एक लौ सी चमकती है। जब कमेंट्री हुई मैंने लोगों की प्रतीक्षा किस तरह से लोग इंतज़ार कर रहे थे उस लौ से उसकी उपमा दे दी। वो लौ जो थी वो लौ थी जो एक तरह से कभी आज़ादी की लौ रही। आज ये लौ इंतज़ार के क्षणों को व्यतीत करने का एक तरीका बन गई। 15 अगस्त की ये कमेंट्री करते हुए आपने लाल किले से ये कहा कि किस तरह सभी धर्मों के प्रतीक लाल किले के आसपास हैं और दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शहर हो जहां पास पास सभी धर्मों के ये प्रतीक और इमारतें वहां पर हों। जब आप ये बात कहते हैं तो इसके लिए भी आपको तैयारी करनी होती है और आपको एक ऐतिहासिक संदर्भ अपने पास। तैयारी तो ऐसी है इरफान भाई कि मैं अफसोस है कि मुझे 50 पूरे नहीं करने दिए गए। 49 कमेंट्री 26 जनवरी और 49 मैंने 15 अगस्त की है। इनके अलावा और कितनी ही अनगिनत कमेंट्रीज मैंने की। कमेंट्री को मैं सबसे मुश्किल मानता हूँ क्योंकि ये आपके दिल की बात को दूसरे के दिल की बात कानों के जरिए पहुँचा दे। और तब जब आप लाल किले पे खड़े होते हैं और आपको दिखाई देते हैं ये प्रतीक, जी ये रोए खड़े हो जाते हैं जी। जब वो बुर्जियाँ दिखती हैं गिनके जहाँ सिपाही खड़े रहते हैं 12 बिगुल लेकर। और उस वक्त जब प्रधानमंत्री पधारते हैं ये सब तो ठीक है, झंडा जब फहराता है, जब कबूतर परवाज़ करते हैं 21 तोपों की आवाज़ सुनकर लगता नहीं कि वो परवाज़ जो है उस परवाज़ में शांति का अमन का पैगाम होता है। अंतरसेना पुलिस सम्मान गार्ड बाजो। 21 तोपों की सलामी दागी जा रही है। तोपों की इस गगन भेदी गर्जना में भारतीय गणतंत्र और स्वाधीनता का जय जयकार निहित है। फाइल में दाने चलेगा। प्रधानमंत्री जी अब राष्ट्र के नाम अपना संदेश देंगी लाल किले की प्राचीर से आज के शुभ दिवस पर। सम्मान गार्ड अपने स्थान को लौट रहा है। लाल किले के सामने ऐसा लगता है जैसे सारा भारत कुछ क्षणों के लिए सिमट आया हो, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम से। कल्पना जो है वो लिखित में नहीं आ सकती। ये कल्पना तो जब आप कमेंट्री कर रहे हैं माइक लेकर तब आपके तब हरियाली प्राचीर जो है वहाँ पर कितनी अच्छी हरियाली और सामने अपार जनसमूह जो पूरे देश के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। और जैसा अभी आपने कुछ देर पहले कहा मेरा ही हवाला देते हुए कि सामने जामा मस्जिद के मीनारे जिनसे गूंजती हुई अजान की आवाज़ अल्लाह की आवाज़ की तरह एक पैगाम देती है कि सही काम करो, नेक काम करो,
ईमान को बरतो। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ें तो आपको सामने ही जैन मंदिर नज़र आता है। वैसे इसे लाल मंदिर भी कहते हैं, लेकिन इसका असली नाम था उर्दू मंदिर, और अभी तक भी कहा जाता है कि बड़ी बूढ़ियाँ इसे उर्दू मंदिर कहते हैं, क्योंकि यहाँ लश्कर था, कैंप था बादशाह का, और वहाँ में से एक सैनिक जैन सिपाही ने शाहनशाह की इजाज़त से यहाँ पर भगवान पारसनाथ की मूर्ति की स्थापना की थी। उसके साथ ही गौरी शंकर का मंदिर है। गौरी शंकर महादेव जी का रूप या उनका नाम, वो जो सिंधिया राजा थे ग्वालियर के, उनकी जो फौज आई, उनके एक अप्पा पंत जो थे, एक सेनापति थे, उन्होंने बनवाया था। और ये माधवराव जी सिंधिया ने, स्वर्गीय माधवराव, उन्होंने मुझसे कहा कि तुमने तो हमको अपने ख़ानदान की बात बता दी, हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे ख़ानदान वालों ने। तो ये इतिहास है, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको कई चीज़ें मिलेंगी। उसके बाद आगे बढ़िए, गुरुद्वारा शीशगंज, जहाँ सिखों के नवे गुरु गुरु तेग बहादुर जी ने ईमान और धर्म के खातिर अपने प्राणों का उत्सर्ग किया था, कुर्बानी दी थी। आगे जाइए, फतेहपुरी मस्जिद है, वो बेगम एक शाहजहाँ की थी जी, उसने बनवाया था, तो फतेहपुरी मस्जिद कहलाता है। फिर आप सड़क के उस पार जाइए, बैप्टिस्ट चर्च, क्रिश्चियंस का गिरजाघर। अब ये सब चीज़ें दुनिया में मुझे नहीं लगता, मैं कई मुल्कों में गया हूँ, मैंने कोशिश भी की है कि हर धर्म एक ही जगह पर सिमट आया हो, और वो सच्चा भारत मानता हूँ मैं, और गर्व होता है कि ये हम हैं जहाँ हर धर्म का आदर होता है, हर धर्म को हम मत्था टेकते हैं, हर धर्म की गाथा गाते हैं, उनके भजन गाते हैं। आर्य समाज मंदिर, वो भी याद मुझे आ जाता है जब सामने झंडा फहरा रहा होता है, दयानंद जी सरस्वती का पैगाम, सत्य और शांति का, अमन का। ये सब क्या हैं? ये मुल्क की तस्वीर पेश करते हैं। अगर कमेंटेटर दुनिया को बताए जो दूर बैठे हैं, किस मुल्क में है ऐसा कि इतनी चीज़ें धर्मों की एक ही जगह सिमट कर आ गई हों और ये बता रही हों कि हमारा देश, ये महान भारत हर धर्म का है, हर धर्म वाले के लिए। ये अपने आप कमेंटेटर बन जाता है, अंदर से पैदा हो जाता है। मैं तो उसी तरह से पैदा हुआ। किसी शायर ने शायद इसी को देखकर कहा था, मैंने एक काबा बनाया है अजब अंदाज का, जिसमें नाक़ूस व अज़ां की एक ही आवाज़ है। ऐसा काबा, ऐसा पवित्र तीर्थ स्थान जहाँ शंख और अज़ान की ध्वनि एक हो जाती हैं, और भारत जिस शांति और धर्म निरपेक्षता का लंबरदार है। और इस तरह से एक कमेंटेटर सिर्फ आंखों देखा हाल बयान करने वाली मशीन न होकर एक राष्ट्र निर्माण का भी एक रूपक जैसा बनकर सही सामने बात आता है, इसमें कोई शक नहीं है। और जब आप ये काम करते हैं, देखिए दूरदर्शन के आने के बाद या टेलीविज़न के आने के बाद आपके पास ये सुविधा है कि आप चीज़ों को देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बयान ना भी की जाएं तो वो दिखाई देती हैं। लेकिन शायद ये चुनौती आपने ली होगी तब जब आप रेडियो के लिए कमेंट्री करते रहे होंगे, जहाँ देखने का कोई ज़रिया नहीं है और दिखाने का जिम्मा सिर्फ आपका। तो सन 62 में मेरी पहली कमेंट्री थी, 15 अगस्त थी, और नेहरू जी थे उस समय प्रधानमंत्री। तब से फिर जब टीवी आया तो उसको उस ढंग से ढाल दिया। नमस्कार। न जाने कितनी ऐतिहासिक घटनाओं के साक्षी इस लाल किले की बुर्जियों से अभी अभी बिगुल वादकों ने अभिवादन किया है स्वतंत्रता दिवस की इस वर्षगांठ पर राष्ट्र का। उसके साथ ही दिल्ली दरवाजे की ओर से सम्मान गारद के जवानों ने प्रवेश किया है बैंड के इस मधुर ध्वनि के साथ, और मैं जसदेव सिंह दूरदर्शन की ओर से आप सब दर्शकों का, देशवासियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये ज़रूर है, पॉइंट्स में लिखता था, ये नहीं कि मैं स्क्रिप्ट ले लेता, मैं खुद देखता था, और फिर एक आदत भी पड़ गई थी। वैसे भी मुझे खड़ा कर दें आप लाल किले पर तो मैं लाल किले का इतिहास भी बताऊंगा और सब कुछ बताऊंगा। वो पॉइंट्स मेरे पास रहते हैं, वो पॉइंट्स को आप लिखिए, लेकिन बोलिए वो जो अंदर से निकलता है। जो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है वो आपको कमेंटेटर कभी भी नहीं बनने देगा। मैं लिख कर देने को तैयार हूँ, और आज मुझे अफसोस है कि हमें लिखी हुई स्क्रिप्ट क्यों दी जाती है। क्यों नहीं उन कमेंटेटर्स को कहा जाता कि जाके मेहनत करो, मालूम करो, किताबें पढ़ो, इतिहास पढ़ो। स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम गुफ्तगू में। आज हमारे साथ हैं बाबा एक कमेंट्री जसदेव सिंह। एकदम बाबा मत बनाओ अभी। ये सचमुच एक चिंता होती है देखकर
कि कॉमनवेल्थ खेल हुए और भी बड़े बड़े राष्ट्रीय आयोजन होते हैं जिसमें आँखों देखा हाल सुनाने की जो एक्सपर्टीज़ आपने लगभग आधी सदी तक एक्सरसाइज की, अब आपको कोई नहीं पूछता, ये क्या वजह है इसकी? मैं ये तो वही जाने, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का ज़रूर हुआ था जब मुझे पूछा गया कि कॉमनवेल्थ गेम्स में आप कमेंट्री करेंगे। जिस आदमी ने 9 ओलंपिक कर लिए हों, 6 एशियाई खेल जिनमें एक आयोजन का मैं जिम्मेदार था जिसने मुझे पद्मश्री दिलाया, उसके अलावा मैंने 8 विश्व कप हॉकी की कमेंट्री की और अनगिनत क्रिकेट और टेनिस मैचेस, डेविस कप वगैरह की कमेंट्री की। गोविंदा थे थाईलैंड के बाएं फ्लैंक में गोविंदा करीब अपने राइटिंग की जगह पे पहुंचे थे। वहां पर उनसे टीम ने थोड़ा सा जिसे कहा जाए सीना चप्पी से खेल पर उतर आया है। अच्छे से शानदार तरीके से एक लंबा हिट जमाकर गेंद को वहां से काट लिया, गेंद मिली है। इस समय दोनों से राइट आउट की जगह हॉलिस के मैदान में बाएं फ्लैंक में गए 25 गज की लाइन में बैट पास गोविंदा को, गोविंदा हॉलिस के सीधे उम्मीद तो मुझे भी थी, लेकिन नहीं चाहा गया कि जसदेव सिंह आए। 1-2 अखबारों ने बाद में लिखा भी, टीका टिप्पणी भी हुई, लेकिन अब मुझे इसलिए अफसोस नहीं है कि कॉमनवेल्थ गेम्स की जो ईमानदारी है उसका उल्टा होकर रह गए। मैं नहीं जानता, खिलाड़ी जीते हैं, अपनी मेहनत से जीते हैं, लेकिन जो कुछ भी आ रहा है या अखबारों में आया उससे मुझे ये अच्छा लगा कि मैं दूर रहा। कितने नेशनल गेम्स मैंने कवर किए, कितना स्पोर्ट्स मैंने किया, और शायद मैं तारीफ़ नहीं, बहुत ही अपनी नीची नज़र करके और बहुत ही हलीमी और विनम्रता के साथ कहता हूँ कि मैंने इतने ओलंपिक, इतना सब किया, देश ने मुझे इतना दिया है कि मैं कभी उऋण नहीं हो सकता। बिहार रेजिमेंट 1941 में स्थापित। इस रेजिमेंट के सूरमाओं ने हाका और कांगो की लड़ाइयों में नाम कमाया। उसके अलावा अन्य युद्धों में भी कई पदक और सम्मान प्राप्त किए। कैप्टन विजय मुखर्जी कमान कर रहे हैं बिहार रेजिमेंट की इस टुकड़ी की। अब जो भाषा मैं सुनता हूँ, आप अगर ये सुने कि उन्होंने उनको क्या बुरी तरह से हरा दिया तो ठीक है, वो मैं लफ्ज़ भूल रहा हूँ जिन्हें मैं ज़बान से इसलिए भूल जाता हूँ कि मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन आपने किसी को हरा, हाँ, उन क्या मट्टी सुंघा दी, मट्टी सुंघा दी, आपने हरा दिया, और वो भी ऐसे मौके पर कि आपका देश चूंकि जीता है तो आपने कह दिया कि उन्होंने जो विपक्ष में है उनको मट्टी सुंघा दी। जब आपका देश हारे और वो विपक्ष जीत जाए तब आप नहीं कहेंगे। भाई खेल है, खेल को खेल की भावना से देखो और खेल भावना से ही उसका समाचार भी दो। अगर हमारा देश हारता भी है तो उसी ढंग से दो, जीतता भी है तो उसी तरह से खुशी का बखान करो। लेकिन लफ्ज़ों पे बहुत कुछ मुनहसर करता है, बहुत कुछ निर्भर करता है। हारे या जीते ये तो खेल है, हमेशा कहते हैं, कोई हारेगा कोई जीतेगा, लेकिन खेल की तारीफ़ करो, खिलाड़ी की तारीफ़ करो, उसके खेल के अंदाज़ की तारीफ़ करो, बजाय इसके कि नतीजे पे जाओ और अगर आप जीत गए तो बस ऊपर और नहीं कहीं हार गए तो जैसे जैसे खबर आपने दे दी। आपने तलफ़ुज़ की बात की, तलफ़ुज़ के अलावा और क्या चीज़ें हैं जो एक कमेंटेटर को कामयाब कमेंटेटर बनाती हैं? उसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ कि आप यहाँ पे फुल स्टॉप दीजिए या पूर्ण विराम की दीजिए, नहीं कह रहा ना। अपने आप पॉज भी आता है, अपने आपको समय भी देते हैं सुनने वाले को और देखने वाले को कि मुझे क्या कहना है। तो अगर एक अच्छा बोलने वाला होगा तो वो अपने आप पॉजेज भी देगा, फुल स्टॉप भी लगाएगा। जहाँ पर आपको चुप रहना है वहाँ आप चुप रहेंगे, उसको मौका देंगे कि वो अपने आप आपकी बात से बात बढ़ा के और आपसे सवाल पूछे। तो ये सब ट्रेनिंग से उतना नहीं होगा जितना आपके अपने त्याग से और अपनी भाषा शैली से होगा। भाषा शैली के अलावा शायद आप तरह तरह के साहित्य से भी अपने आप को समृद्ध करते रहते हैं। कोई आपको याद आता हो ऐसा कोई शेर जो आप हमारे लिए यहाँ सुना? शेर इस समय मुझे इतना तो याद नहीं आता। बाजीचा इत्फाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे। बहुत बहुत शुक्रिया जसदेव जी, आप हमारे साथ आए, इतना वक्त आपने हमारे लिए दिया। हम उम्मीद करते हैं कि ये आवाज़ की ये जो खनक है और ये जो अंदाज़ है और जो ये स्पिरिट है ये बनी रहेगी और आपसे अगली मुलाकात। बस शुक्रिया, स्पिरिट बनी रहे, बाकी तो भगवान के हाथ है, अल्लाह के हाथ है, और आप सब सुनने वालों की, देखने वालों की दुआएं बनी रहें। लाल किले पर ये फहरा रहा है हमारा राष्ट्रीय ध्वज, हमारा तिरंगा, हमारी आज़ादी और लोकतंत्रीय आस्थाओं का प्रतीक। ये झंडा सदा इसी तरह फहराता रहे
और हम भारत के लोग इस झंडे के नेतृत्व में इस झंडे को साथ लिए उन्नति और सुख समृद्धि की मंजिल की तरफ, खुशियों के लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें। इसी मंगल कामना के साथ मैं जसदेव सिंह अब आपसे आज्ञा लेता हूं।